अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वबिशरहली सदरी वयस्सिर अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, एक और आईसीएमए का पास पेपर हमारे पास मौजूद है। 2025 का ये है पास पेपर। ईयर सॉरी मुझे कंफर्म नहीं है, ये या तो अप्रैल है या जून है 2025 का। जो एक और हम केस स्टडी शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन ये वैसे ओवरऑल पांचवा केस स्टडी है हमारी इस सीरीज का। और इस पेपर का पहला केस स्टडी वर्ड्स लिमिटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है उसका जो है बहुत अच्छा सवाल है। ये कमेंट पहले पढ़ेंगे। ये कमेंट में कह रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ द एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द प्रपोज प्लान। 15 मार्क का सवाल है। एज्यूमिंग द रिक्वायर्ड फाइनेंस रेज थ्रू अ बॉन्ड इशू इन द पाकिस्तान मार्केट। पाकिस्तान में बॉन्ड इशू है, ये आपने मानना है। आउट बी में कह रहे हैं आउटलाइन द ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग दैट आर पोटेंशियली अवेलेबल फॉर द एक्सपेंशन प्लान। स्टेट ब्रीफली द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दैट माइकली इंपैक्ट ऑफ ईच ऑल्टरनेट सोर्सेज अपॉन द फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है जी, तो ये आपने थोड़ा कुछ एडवांटेज एडवांटेज इनको बताने हैं जो ऑल्टरनेट अवेलेबल होंगे इसके। ठीक है जी, सवाल पढ़ते हैं। सवाल में क्या कह रहे हैं? सवाल में कह रहे हैं वर्ल्ड लिमिटेड इज अ मल्टीनेशनल कंपनी सिचुएटेड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक मल्टीनेशनल है। द कंपनी इज कंसिडरिंग एन एक्सपेंशन प्लान इनटू द रैपिडली डेवलपिंग टर्की मार्केट वेयर वन ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर्स इज ऑलरेडी एंटर्ड विद 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, 2 इन इस्तांबुल एंड अनदर 2 इन एनकारा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई हम मल्टीनेशनल हैं, हमने देखा कि जो है वो तुर्की में बड़ा स्कोप है। तुर्की में हमारा कॉम्पिटिटर गया, उसने 4 देखते ही देखते कम फैक्ट्रियां लगा ली, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा लिए। 2 जो है इस्तांबुल में लगा लिए, 2 जो है एक और शहर एनकारा में लगा दिए। After conducting market research, the higher management of the company has been convinced that although the competitor successfully captured a reasonable market share, still the supply is not enough to meet the market demand। बड़ी मार्केट में डिमांड है जी। ये 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के बाद भी बहुत सारी डिमांड ऐसी है जो अभी भी अनटैप्ड है, जो अभी भी जो है वो क्या कहते हैं फुलफिल की जा सकती है। इसीलिए वो आपको भी ख्याल आ रहा है कि क्यों ना हम इस मार्केट में एंटर हो जाएं, क्योंकि अभी भी मार्केट में पोटेंशियल बाकी है। प्रैक्टिकली ऐसे ही सोचा जाता है। The overseas operation of the company have reported that it would be able to bridge the gap between the demand and supply। हम हैं जी, हम हाजिर हैं, हमें सब आता है। हम ये डिमांड और सप्लाई के गैप को पूरा कर सकते हैं। ये हमने बड़ा बड़ा दावा कर दिया कैसा दानों की तरह। Strategic objective: Worth Limited, a company with a strong market presence and a current credit rating of AA minus, is planning to embark on new venture। ये इसमें yield curve का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से नजर आएगा। जो सीए के स्टूडेंट ठीक है yield curve को समझना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इसको देख ले। ठीक है, आईसीएमए के स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और इनफैक्ट जो लोग एसीसीए का पेपर दे रहे हैं उनके लिए भी yield curve का एक अच्छा एप्लीकेशन यहाँ पे नजर आएगा। अच्छा जी, क्या कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी दी सी गई बात हो गई है। हमने अब जरा काम की बातें आ गई हैं। क्या कह रहे हैं हमसे कह रहे हैं भाई कि हमारी जो करंट रेटिंग है, करंट क्रेडिट रेटिंग है, वो है AA-। AA-। ठीक है जी, ये रेटिंग्स क्या होती हैं अगले पेज पे एक चार्ट है, मैं आपको याद भी दिला दूंगा। टेंशन की बात नहीं है, टेंशन नहीं लीजिएगा। आगे हमसे क्या कह रहे हैं? आगे हमसे कह रहे हैं कि न्यू वेंचर है 570 मिलियन का, न्यू फाइनेंस ओवर 10 ईयर्स। हमें न्यू फाइनेंस चाहिए। कितने का चाहिए? रिक्वायर्ड है कितने का? कितने अरसे के लिए? ये 10 ईयर्स के लिए। आपको पता है मैं डेटा बनाता हूँ शुरू में ताकि हम सवाल में इन्वॉल्व हो जाए, सवाल में इन हो जाए। जैसा भी सवाल हो, चाहे सीए का हो, ईसीसीए का हो, आईसीएमए का हो, आपको डेटा बनाना चाहिए। आगे हमसे क्या कह रहे हैं? आगे हमसे कह रहे हैं द कंपनी एग्जिस्टिंग वैक है 16.8%। अभी जो हमारा वैक है, करंट वेक है, एग्जिस्टिंग वेक है, फिलहाल वेक है। और आगे कह रहे हैं एडजस्टेड कंपनी ओवर टैक्स ओवर कंपनी कॉर्पोरेट टैक्स रेट ऑफ 29%। टैक्स रेट उन्होंने दबे लफ्जों में बता दिया, 29% है। आगे कह रहे हैं द केस स्टडी इवेलुएट द फाइनेंशियल implication, risk and strategic consideration involved in financing the proposed expansion plan। Financing options: the following assessment regarding the new venture has been carried out by the management of the company। Financing resources 570 million over 10 years, existing reserves 70 million available from company reserve। अच्छा देखें, एक बात ध्यान में रखनी है कि जो हमें फाइनेंस ऑब्टेन करना होता है वो एडिशनल के लिए करना होता है, इजाफी के लिए करना होता है। जितने का शॉर्ट आपकी जेब में 70 रुपए है तो इस 70 रुपए को आप यूज कर लें। एग्जिस्टिंग रिजर्व का मतलब है कि हमारे पास ऑलरेडी इतना पैसा मौजूद है, तो जो फाइनेंस रिक्वायर्ड है वो तो 570 है, मगर जो फाइनेंस ऑब्टेन होगा
फाइनेंस जो हम ऑब्टेन करेंगे वो 570 का नहीं करेंगे, 570 में से 70 लेस कर देंगे, 500 मिलियन का फाइनेंस ऑब्टेन किया जाएगा। क्या ये बात समझ आती है आपको? क्लियर है बात हमें? हमें अच्छा, आगे का कह रहे हैं, आगे हमसे कह रहे हैं भाई कि ठीक है जी, ये ध्यान में रखना होगा, अगर फालतू पैसा है तो पहले फालतू पैसा इस्तेमाल कर लो यार। ठीक हो गया। फाइनेंसिंग ऑप्शन, फाइनेंसिंग ऑप्शन क्या क्या है? अच्छा आगे चलते हैं। फाइनेंसिंग ऑप्शन, अरे ये हमने बात कर ली। क्रेडिट रेटिंग जो है करंट फाइनेंशियल ए डबल ए माइनस है, लिखा हुआ है करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन 5.25 मिलियन इंक्लूसिव ऑफ सिंडिकेटेड लोन। सिंडिकेटेड मतलब नॉर्मल लॉन्ग टर्म लोन हमारे पास है 0.5, क्या कहते हैं, 5.25 के अंदर 10 ईयर सिंडिकेटेड लोन अभी है 0.25 मिलियन, ड्यू फॉर रिटायरमेंट इन 3 ईयर्स। कितने साल रह गए अभी आज की डेट से देखते हैं? 3 साल रह गए जी। तो इसका मतलब कुछ काम की बातें आ गई हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन मींस टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी 5.25 मिलियन है। उसके दो हिस्से, एक वो कह रहा है कि जी 10 ईयर लोन है, डेट है जो कि लोन है। अच्छा, लोन की रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 3 ईयर्स रिमेनिंग। और ये इसका अमाउंट है कितना? 0.25 मिलियन। इक्विटी की मार्केट वैल्यू कितनी होगी? हाँ जी, इक्विटी की मार्केट वैल्यू कितनी होगी? माइनस करके निकालेंगे 5.25 माइनस 0.25। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्या कह रहे हैं? आगे हमसे कह रहे हैं कि अच्छा, हमें क्योंकि क्या निकालने रिक्वायरमेंट हम भूलेंगे नहीं, हमारा मकसद हमारी मंजिल है एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। करंट नहीं, करंट तो दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड मींस बाद में, फॉर द प्रपोज प्लान, जो भी प्लानिंग हो रही है उसके बाद बताना है। अच्छा, इम्पैक्ट ऑफ बोरोइंग, द कंपनी इज विलिंग टू अंडरटेक अ प्रिलिमिनरी रिव्यू ऑफ द ऑप्शन फॉर फाइनेंसिंग द प्रपोज एक्सपेंशन प्लान, बीइंग द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द फर्स्ट लिमिटेड। मुबारक को, आपको फाइनेंस मैनेजर बना दिया फर्स्ट लिमिटेड का। यू एसेस दैट बोरोइंग द फंड इज अ पॉसिबिलिटी बट इट विल इंक्रीज द गियरिंग दैट में ड्रॉप द कंपनीज क्रेडिट रेटिंग टू A+। अब आप गियरिंग ज्यादा करते हैं तो ये बात हमें पता है, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है। गियरिंग बढ़ती है तो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है, और जब फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है तो क्रेडिट रेटिंग भी चेंज हो जाएगी। क्रेडिट रेटिंग कितनी हो जाएगी? A, AA था, AA से आप कहाँ पहुंच गए? A+ में पहुंच गए। अब ये A+ बड़ा होता है, ये AA+ माइनस बड़ा होता है। ये अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा जब हम अगला पेज देखेंगे, यील्ड कर्व। दिखा भी देता हूँ, ये यील्ड कर्व के कुछ टेबल भी बने हुए हैं, चार्ट भी बने हुए हैं, तो यहाँ पे सारी रेटिंग लिखी है, इनमें देख लेंगे, इधर से सब आइडिया हो जाएगा। अच्छा आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? द कंपनीज करंट नॉमिनल यील्ड कर्व एंड द क्रेडिट स्प्रेड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैव बीन गैदर्ड इन एग्जिबिट 1 एंड 2। एग्जिबिट 1 एंड 2 नेक्स्ट पेज पे आ रहा है जी। दिस इज एग्जिबिट 1, रेड से लिखा है इन्होंने, एंड दिस इज एग्जिबिट 2। इसको अभी थोड़ी देर में डिटेल में देखेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा, टेंशन की बात नहीं है भाई। अच्छा आगे कह रहे हैं कि द लाइकलीहुड ऑफ अ ड्रॉप इन क्रेडिट रेटिंग इज 75%। मुबारक हो जी, क्रेडिट रेटिंग फॉल करने का चांस सिर्फ 75% है, वो ये कह रहे हैं। मगर मजे की बात ये नहीं, मुबारक हो नहीं बोलना चाहिए था। एंड विद अ फर्दर 25% चांस द कंपनी रेटिंग में ड्रॉप टू A। यानी कि 25% चांस है कि आप और गिर जाएंगे और नीचे चले जाएंगे और ड्रॉप हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? A में आ जाएंगे। अच्छा अब आप ये देख रहे हैं, सस्पेंस ब्रेक करते हैं, AAA यानी कि 3A आ गए। कभी किसी ने O लेवल्स किया, A लेवल्स किया? हाँ जी, O लेवल्स A लेवल्स किसी ने अगर किया हो तो उसको पता हो जी, वहाँ ग्रेड्स मिलते हैं। 2A आए हैं, 3A आए, 5A आए हैं। मैं बोलूँ मेरे जी O लेवल में 6 आए हैं, उस वक्त तो मैंने पेपर ही साथ दिया तो मेरे 6 आए थे अल्हम्दुलिल्लाह। A लेवल से मेरे 4A आए थे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो जितने ज्यादा एज होते हैं उतना मतलब उसका आपका अच्छा है। कुछ लोगों का 1A आता है, किसी के 2A आते हैं। तो अब आप देखें, जितने ज्यादा एज है उतनी बड़ी रेटिंग है। AAA मीन 3A आए हैं बंदे के, AA+ मीन 2A हैं और एक A स्टार आया। एक A स्टार होता है वहां पे, यहाँ A+ लिखा हुआ है। मतलब समझाने के लिए कह रहा हूँ कि फिर AA+ है, फिर AA, फिर A माइनस है, फिर सिंगल है। जितने कम A उतनी खराब रेटिंग, जितने ज्यादा A उतनी अच्छी रेटिंग, जितने प्लस उतनी अच्छी रेटिंग। तो AA+ सेकंड नंबर पे आ गया, AA तीसरे नंबर पे आ गया, AA- चौथे नंबर पे आया, क्योंकि माइनस लगा हुआ है ना, माइनस लगा है, दिखने से ही लग रहा है, तबीयत को समझ आ रहा है कि हाँ यार ये खराब होगा। अच्छा टेंशन की बात नहीं, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं कि पेपर में आप रट्टे लगा के चले आओ। ये टेबल आपको पेपर में गिवन होने का भाई, नहीं है ना, पेपर में चूंकि टेबल गिवन होगा तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो ये क्या कह रहे हैं, आप अपनी बात से कनेक्ट करो। वो कह रहे हैं 25% चांस है कि आप और गिर जाओगे। कहाँ तक चले जाओगे? A तक चले जाओगे। A मीन्स लास्ट, आखिरी रेटिंग बनेगी, इसका 25% चांस है।
और 75% चांस है कि आप कहाँ होगे, ए प्लस पे आ जाओगे। और अभी आप कहाँ पे हो, अभी आप ए माइनस पे हो, तो आप अभी यहाँ पे हो, तो इसका मतलब है आपके लिए सिर्फ ये काम का होगा, जितना भी एरिया ये वाला, और कोई एरिया काम का नहीं होगा। सही है ना, ये बात आपके जहन में होनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए ट्रिपल ए किसी काम का नहीं है, डबल ए किसी काम का नहीं है, डबल ए प्लस और खाली डबल ए भी किसी काम का नहीं है। तो ये जितना भी एरिया है ये सारा रिडंडेंट हो गया, यूजलेस हो गया, नाकारा हो गया, फारिग हो गया। तो आधा टेबल तो हमने ऐसे ही छांटी कर दिया, छांटी करके बाकी टेबल कैसे यूज करना है, इवन तो यील्ड कर्व के लेक्चर से मैंने कवर किया हुआ है, मगर स्टिल मैं आपको यहाँ पे शो भी कर दूंगा ताकि आपको याद आ जाए। अच्छा जी, आगे क्या कह रहे हैं आगे, अच्छा 25%, 78%, तो यार ये भी मैं चाहूंगा यहाँ डेटा बना लेते हैं इसका भी, ड्रॉप इन क्रेडिट रेटिंग। 78% चांस है कि ए प्लस पे आ जाओगे, और 25% चांस है कि आप ए पे आ जाओगे। ठीक है जी, देखिए क्या फर्क पड़ेगा, देखते हैं, ये बहुत अच्छा गेम है यहाँ पे। अच्छा अब आगे चलते हैं, सीएफओ है आप, नहीं सॉरी, सीएफओ इज असाइंड द फॉलोइंग टास्क, आप तो फाइनेंस मैनेजर थे, सीएफओ ने आपको बोला है भजन, ये आप एक्सपेक्टेड बैक निकाल लीजिए, और दूसरा ऑल्टरनेट सोर्सेज उस पर बात करें। 10 मार्क का सवाल है, 10 ईयर यील्ड कर्व आपके सामने है, और यील्ड स्प्रेड्स मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, यील्ड कर्व अगेन पुराना कॉन्सेप्ट है कि जितने ज़्यादा यहाँ पे ईयर्स आते हैं, ईयर्स होते हैं, और यहाँ पे रेट होता है, परसेंटेज होता है, एडी होता है या रेट कह लें, तो जितने ज्यादा ईयर्स होंगे उतना रिस्क ज्यादा होगा, उतना रेट बढ़ता जाएगा, उतना रेट बढ़ता जाएगा। आप देख रहे हैं कि स्टेट बैंक की वेबसाइट भी जाते हैं, 1 ईयर का आइबोर अलग है, 2 ईयर का आइबोर अलग है, 5 ईयर का आइबोर अलग है, 10 ईयर का आइबोर अलग है, 1 मंथ का आइबोर बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, और सब वो परसेंटेज एनुअलाइज में कोट हो रहे होते हैं। तो यील्ड का भी यही बता दो, प्रैक्टिकली भी आपको सोचे ना, कोई आपसे 10 साल का लोन लेने जाएगा, आप उसको क्या रेट पड़, वैसे तो यार हराम है, हमें बचना है, दूसरों को भी बचाना है, मगर समझाने के लिए कह रहा है कि 10 साल का लोन अगर आपने लेना है किसी से, अल्लाह ना करे आपको लेना पड़े, तो 10 साल का लोन पे वो आपको ज्यादा रेट चार्ज करेगा सामने वाला बंदा, या 1 साल का, 10 साल पे ज्यादा करेगा, क्योंकि उसका रिस्क ज्यादा है। ठीक है, अच्छा अब स्टार्ट करते हैं, हमें रिवाइज वैक निकालना है, तो वैक के इंग्रेडिएंट्स कितने हैं वैसे, पहले मेरे ख्याल से एग्जिस्टिंग वैक आएगा तो रिवाइज आएगा ना, एग्जिस्टिंग वैक बल्कि दो दिया हुआ है एग्जिस्टिंग वैक। तो वैक के इंग्रेडिएंट कितने हैं, फिलहाल जो डेट है वो कौन सा है, अभी तो 0.25 बिलियन है, जो कि 3 साल लाइफ है, मगर हमें जो बोरोइंग करनी है वो कितनी करनी है, हमें चाहिए 0.75 मिलियन की बोरोइंग करनी है, आई थिंक कहीं लिखा हुआ है 500 मिलियन की बोरोइंग करनी है, 0.5 बिलियन बनता है। और कितने साल का फाइनेंस चाहिए, हमें 10 साल का फाइनेंस चाहिए, कितने का चाहिए, 500 मिलियन का चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे एक कॉल है, भी वैक निकालना होता है, मैं थोड़ा सा एडवांस यहाँ पे काम कर लेता हूँ पहले से ही, भी वैक निकालना होता है तो आपको याद होगा, मैं वैक के पहले इंग्रेडिएंट बनवाता हूँ, ई मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, डी मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, के ई, के डी बनवाना उसको। ठीक है ना। अच्छा अभी क्या हालात हैं, अभी हालात ये हैं कि इक्विटी की मार्केट वैल्यू 5 है, ठीक है, जो कि वही रहती है, डेट की मार्केट वैल्यू 0.25 है, ये एग्जिस्टिंग का है। रिवाइज में क्या हो जाएगा, रिवाइज में ये तो 5 ही रहेगा, इसका कोई चेंज बताया हुआ नहीं है, ये भी 0.25 रहेगा, नहीं लोन चेंज हो जाएगा, लोन 0.5 मिलियन से 0.5 बिलियन से बढ़ जाएगा, 500 मिलियन से बन जाएगा, जो कि 0.5 बिलियन बनता है। तो अब क्या करें, अच्छा हमें और वैक के लिए, अच्छा इसका मतलब, अच्छा एक और सवाल है, इट्स टू अर्ली, मगर मेरे ख्याल से मैं अभी कर लेता हूँ। आपको क्या लगता है, डेट दो है, पुराना और नया, पुराना डेट ये रहा 0.25 मिलियन का, जो कि 3 साल बाद खत्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, और नया जो डेट है, नया लोन है, इसने कहा कि हम फाइनेंसिंग करेंगे पाकिस्तान में लोन लेके, इसने कहीं नीचे लिख भी दिया है, बॉन्ड इशू करेंगे पाकिस्तान में। तो और उसकी लाइफ कितनी होगी, लाइफ भी 10 साल होगी, कहीं लिखा था ना फाइनेंस हमें 10 ईयर्स के लिए चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो डेट होगा एग्जिस्टिंग, वो तो ये है, ठीक है ना, जो हालात है आपके सामने। ठीक है, मगर जो प्रपोज होगा, मैं कहता है प्रपोज बना लूँ, तो मेरे पास दो ऑप्शन, अभी कॉल ले लेते हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि मैं यही 0.25 प्लस 0.5 कर लूँ, 0.5 बिलियन को कम वो कर रहे हैं, 500 मिलियन तो बिलियन को, तो ये 0.75 बन जाएगा, एक डेट रखा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि नहीं, हम डेट दो रखें, 0.25 अलग रखें और 0.75 अलग रखें, D1 D2 कर दें। अब आपसे मेरा सवाल है कि क्या ये ज्यादा बेहतर है, ये जो पिछले लिखा था वो ज्यादा बेहतर है। सोचे ना यार, अपने आप को भी तो थोड़ा टेस्ट करें, इवेल्युएट करें, जांचें, देखें क्या आपके जहन में बात आती है, मैं फिर लॉजिक के साथ आपको क्लियर कर दूंगा। इवन तो दोनों तरीकों से सवाल हो सकता है, आपके आईसीएमए के एग्जामिनर ने शायद
उस तरीके से नहीं किया जैसे मैं कराऊंगा, मगर मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ स्टूडेंट एंड बीइंग अ टीचर कि हम जो यूज करेंगे अप्रोच थोड़ी सी लंबी होगी मगर आसान हो जाएगी, थोड़ी सी लंबी होगी मगर आसान हो जाएगी मेरे ख्याल से। आई थिंक D1 D2 कर लें। उसकी वजह ये है कि इसकी लाइफ 3 साल रह गई है, इसकी लाइफ 10 साल है। और चूंकि लाइफ डिफरेंट है तो आपको पता है यील्ड कर्व की वजह से जो रेट आएगा वो भी डिफरेंट आएगा, रेट सेम नहीं आएगा। यील्ड स्प्रेड है वो भी डिफरेंट आने का, क्योंकि यील्ड कर्व भी डिफरेंट है। तो आई थिंक D1 D2 कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ये मेरी एडवाइस है, इससे आपको बड़ी आसानी होगी। हालांकि आपका जो एग्जामिनर है ICMA का, उसने इसको D1 D2 से नहीं किया, इकट्ठा कर लिया। तो ये हो जाएगा KD1 1 - T और ये हो जाएगा KD2 1 - T। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये 6 चीजें होनी चाहिए तो वैक आ जाएगा, सवाल खत्म हो जाएगा, 15 मार्क आ जाएंगे। मगर 3 चीजें अवेलेबल है हमेशा की ना जो वैक में होता है, कुछ चीजें अवेलेबल होती हैं और कुछ चीजें अवेलेबल नहीं होती। तो ये कैसे अवेलेबल होंगी, तो अब इसके लिए हमें रिवर्स वर्किंग करनी पड़ेगी, जरा और से देख लेते हैं। अच्छा, पहले हम जरा बात कर लेते हैं एग्जिस्टिंग वैक पे। इसकी जगह छोड़ देते हैं रिवाइज वैक में। ठीक है। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो हम एग्जिस्टिंग वैक को पहले देख लेते हैं। इसमें क्या क्या अवेलेबल है, ई अवेलेबल है वही 5, डी अवेलेबल है 0.25, ए अवेलेबल नहीं है, KT1 - T अगेन एग्जिस्टिंग की बात हो रही है, अभी की बात हो रही है। अभी 1 2 नहीं आएगा, D1 D2 नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा। अच्छा, एक सवाल है, क्या मैं निकाल, अच्छा वैक दिया हुआ है तो मैं वैक लिख क्यों रहा हूँ, वैक इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मुझे के ही मिल जाए, ये नहीं लेता मुझे। KT1 - T पता है, ये निकाल लेते हैं, इसको अभी W1 से निकालते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे KT1 - T पता चल गया तो मैं रिवर्स वर्किंग करके के भी निकाल सकता हूं। ठीक है ना, क्लियर है बात हमें। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं हमसे, हमसे कुछ कह रहे, कुछ कह रहे, क्या कह रहे, KT1 - T कैसे निकलेगा। अब ये गौर से देखिए, हम यहाँ लीड का इस्तेमाल होगा। एग्जिस्टिंग डेट है 3 इयर्स। ठीक है जी। अब जरा गौर से देखेंगे क्या गेन है हम आपसे। यील्ड कर्व निकाल लें जी, यील्ड कर्व ये रहा। 3 इयर्स को चेक करें फिलहाल, ये स्प्रेड है, स्प्रेड मींस अबव नॉर्मल रेट, एक्स्ट्रा, इंक्रीमेंटल, एडिशनल, रिस्क को देख के, रेटिंग को देख के, मगर पहले बेसिक रेट तो पता चल जाए मार्केट में क्या चल रहा है। 3 इयर्स का मतलब है इथे 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 13.7 से थोड़ा ऊपर है भाई, 13.7 नहीं है ये, 13.7 से थोड़ा ऊपर है, 13, अच्छा 14 कर लूँ, नहीं 14 बहुत ऊपर होने का है भाई। अगर 14 बहुत ऊपर है 13.7 से, जो है ना वो हमें थोड़ा ऊपर जाना है, तो समवेयर हियर, दरमियान में नहीं, दरमियान में नहीं लग रहा है 13.7 और 14 के दरमियान में नहीं लग रहा है ये लग रहा है नियरेस्ट टू 13.7। दरमियान में क्या होता है, 13.75 नहीं, 8.5 होता, क्योंकि 0.3 का गैप है ना। तो हम एक काम करते हैं यार, इतनी लंबी कहानी नहीं करते, दरमियान में भी अगर है तो चलो इसको 13.8 कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा। मेरी बात समझ आ रही है, देखो गौर से देख लो, गौर से देख लो, और बड़ा कर देते हैं इसको। आपको 3 इयर्स का पहले बेसिक रेट निकालना था तो मैंने क्या किया, अरे भाई हमने क्या किया, हमने ये किया कि हम गए डायग्राम में, हमने 3 ईयर देखा, हमने 3 ईयर पे जाके स्केल लेके जाना, मेरे पास अभी स्केल नहीं है, तो आपको थोड़ी सी टेढ़ी लाइन नजर आएगी, थोड़ी सी। तो मैंने देखा कि 13.7 थोड़ा ऊपर जा रहा है, और मैं थोड़ा सा ऐसे किया तो ऐसे हो गया। अब ये 13.7 और 14 के दरमियान नहीं है, दरमियान होता तो 13.85 होता, मैथ्स में एवरेज निकाल के देख लो। तो मुझे लग रहा है कि 13.75 या 13.8 कर लेते हैं, 13.8 कर लेते हैं। तो दिस इज यील्ड फॉर 3 इयर्स, गौर से देखेंगे भाई। अभी करंट वो निकाली जा रही है, केडी तो अभी बाद में आएगा ना। और ऐड कर लो इसमें प्रीमियम, प्रीमियम 3 इयर्स का देखना है। अब आप ये टेबल सीखो कैसे, 3 इयर्स रह गए ना यार, कि लिखा हुआ है 3 इयर्स रहेगा, ये रहा। अब आप आ जाओ, 3 इयर्स का मतलब है ये वाला डब्बा काम,
और इसमें एग्जिस्टिंग की बात हो रही है, तो एग्जिस्टिंग वाली रेटिंग कौन सी है? एग्जिस्टिंग वाली रेटिंग है डबल ए माइनस। डबल ए माइनस का मतलब है ये लाइन। तो आई थिंक 42 इज द राइट, 42 बेसिस पॉइंट, ठीक है ना, 42 बेसिस पॉइंट है राइट। और बेसिस पॉइंट का सीन ये है कि 100 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 1%। 42 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या हो जाएगा? 42/100 यानी कि 0.42, ठीक है ना, 42/100 हो जाएगा ना। एक बेसिस में 100% होता है, सॉरी 100 बेसिस का 1% होता है, तो 42 बेसिस में फिर 1% नहीं होगा, 0.42% होगा। तो 13.8 प्लस 0.42%, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो हमारे पास करंट केडी, अभी का केडी आ जाएगा, जो कि बनता है 14.22%। अब इसको 1 - टी भी कर दीजिए हाथों हाथ, तो ये हो जाएगा 14.22 इंटू 1 - 0.29 का बना भाई, हमारा का बना, हमारा बना 10.1%। तो 10.1% ये है कि आपके सामने है। तो क्या मैं के, सॉरी वैक आपके सामने है, तो क्या आप के निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। के इज इक्वल टू के इंटू ई अपॉन ई प्लस डी, प्लस के डी 1 - टी इंटू ई डी अपॉन ई प्लस डी। नाउ प्लग इन ऑल दी फिगर्स। वैक ऑलरेडी हमने कहीं लिखा था 16.8। सर ये क्यों करें? ताकि मुझे अभी जरा पता तो चले कि मेरा के ई क्या था। सर के ई थोड़ी रिक्वायर्ड है, वैक रिक्वायर्ड है यार। वापस वैक निकालने के लिए भी तो के ई चाहिए, नया वैक निकालने के लिए भी तो के ई चाहिए। तो पुराना के ई निकलेगा तो मेरे पास रास्ता बनेगा ना। के ई निकालने के काफी तरीके होते हैं, मैं अभी बात करूंगा। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का डेटा नहीं है, यूज नहीं हो सकता। CAPM बीटा वाला तरीका, उसका डेटा नहीं है, यूज नहीं हो सकता। मेरी बात समझ आ रही है भाई? तो आ जाओ जी। ई ये 16.8 ये रहा। के ई नहीं पता हमरे को, हमने के ई को के ई लिख लेना है, या एक्स लिख लो, जे से अच्छा लगे। E5 है, E5 है, ये 5 प्लस 0.25 एग्जिस्टिंग की बात हो रही है। 5.75 नहीं लिख देना, नया डेट बाद में आने का है। अभी एग्जिस्टिंग से के ई निकाला जाएगा। 10.1% इंटू 0.71, 1 - टी का 0.71 इंटू 0.25 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 0.25, कितना हो गया? ये होल नंबर में लिखते हैं हम भाई, डेसिमल में नहीं लिखते। 0.168 नहीं लिखेंगे, हमारा तरीका यही है भाई। तो जरा इसको देख लो, जरा सोल्व कर लो। क्या बनता है? कैलकुलेटर चलाना शुरू करिए आप लोग। 5.25, 5 डिवाइड बाय 5.25, 0.9524 के। टेंशन की बात नहीं है, परसेंटेज को होल नंबर में रहने दें। अब मैथमेटिक्स लगेगी यार, ये मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, आपको आती है। 17.28। एग्जैक्ट भी चल सकते हैं। 10.1 था ना? एग्जैक्ट लेंगे तो शायद थोड़ा डेसिमल की वजह से फर्क आएगा। 17.2 के ही आ गया। 17 एग्जिस्टिंग के, पूरी बात नहीं। अच्छा अब एक सवाल है,
ये जो एग्जिस्टिंग के ही निकाला है थोड़ी मेहनत करके रिवर्स वर्किंग करके, क्या ये एज इट इज हमारे प्रपोज में इस्तेमाल हो सकता है? हाँ या ना? जवाब दें। हाँ या ना? 17.28 इस्तेमाल कर लूंगा एज इट, अभी इतनी मेहनत से निकाला है क्या ही? इक्विटी चेंज नहीं हो रहा, ई सेम है, ई सेम है, ई में कुछ नहीं बोला। नया फाइनेंस सारा का सारा प्योरली डेट से आने का है, इक्विटी से नहीं आने का है भाई। तो इक्विटी सेम वही पुराना पांच, इस बार भी पांच, दोनों पांच पांच। तो के भी सेम नहीं नहीं, वो क्या कहते हैं, क्या डायलॉग था, एब्सोल्युटली नॉट, ये डायलॉग था ना, एब्सोल्युटली नॉट, नहीं जी ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? इसकी लॉजिक ये है कि भाई पहले जो के था वो आपकी 0.25 वाली डेट पे यानी कि कम गेयरिंग पे था। मगर जब आप डेट बढ़ाओगे प्रोजेक्ट के लिए, आपने जब रिवाइज एक्सपेंशन करनी है, डेट बढ़ाएंगे तो के रेट, क्रेडिट रेटिंग भी चेंज हो रही है, आपका रिस्क चेंज हो रहा है, फाइनेंशियल रिस्क चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से आपका केईबी बिगड़ेगा, चेंज होगा। तो इसके लिए फिर हमें रिवाइज के ही निकालना होगा। अब रिवाइज के ही निकालने के लिए क्या करें? रिवाइज के ही निकालने के लिए डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का कोई डेटा नहीं है, डिविडेंड का डेटा नहीं है, ग्रोथ रेट का डेटा नहीं है। सीएपीएम का फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। कोई मार्केट का डेटा नहीं है, कोई बीटा का डेटा नहीं है, ये तरीका भी फ्लॉप हो गया। फिर हमारे पास एमएम थ्योरी का तरीका आता है, जिसमें हम, अगर याद हो किसी को, जो कि इस सवाल में मुझे लग रहा है मैं सस्पेंस नहीं रखूंगा, अप्लाई करना पड़ेगा। वो क्या फॉर्मूला होता है? वो फॉर्मूला होता है के ई ऑफ गियर्ड। किसी को याद है? बड़ा बड़ा फॉर्मूला है, याद होना चाहिए। के ई ऑफ गियर्ड इज इक्वल टू के ई ऑफ अनगियर्ड प्लस डी अपॉन ई, यही था, इंटू के यू माइनस के डी इंटू वन माइनस टी। इस फॉर्मूले को हम यूज करके काम कर सकते हैं, मगर मसला वही है कि अभी हमारे पास जो के डी, अच्छा के डी चेंज होगा। हमें अभी क्या क्या पता है? हमें डी पता है नया वाला, हमें ई पता है पुराना वाला भी पता है, नया वाला भी पता है, हमें के ई यू नहीं पता। ठीक है, के यू नहीं पता, एक तो हमें ये नहीं पता, और एक हमें केडी भी नहीं पता। केडी आप बोलो नहीं दिया भाई, वो केडी जो गिवन है वो अभी पुराना गिवन है, नया गिवन नहीं है। जब क्रेडिट रेटिंग चेंज हो जाएगी, यील्ड कर्व चेंज हो जाएगा, तो केडी भी चेंज होने का है भाई। तो धोखा नहीं खा जाना। पेपर में ये नो टाइम बचाने के लिए आपने बोला भाई मैंने इतनी मेहनत से के ही निकाला, मैं इसको एज इट इज यहाँ प्लग इन कर दूं, नो, गलत हो जाएगा। नया के ही निकालना पड़ेगा, तरीका मैंने बता दिया। अभी इंग्रेडिएंट बहुत सारे गायब है, हमें उन बाकी इंग्रेडिएंट पे काम कर लेना चाहिए। आई थिंक केडी पे काम कर लेना चाहिए, फिर काम आसान हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ आती? हमारे पास जो है D1 D2 वाला तरीका हम फॉलो कर रहे हैं। हमें पास क्या आ गया? कुछ भी नहीं है हमारे पास रिवाइज में, ना के ई है, ना के डी वन वन माइनस टी है, ना के डी टू वन माइनस टी है। के डी वन मीन एग्जिस्टिंग डेट का वन माइनस टी, और के डी टू मीन रिवाइज का। मगर मसला ये है कि सर ये तो नए डेट का रेटिंग चेंज हो रहा है ना। रेटिंग किसका चेंज हो रहा है? पुराने नए दोनों डेट का हो रहा है या सिर्फ नए डेट का हो रहा है? इसका कोई जवाब दे सकता है? यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, ये जो क्रेडिट रेटिंग चेंज हो रही है ये किसकी हो रही है? साफ साफ लिखा हुआ है कि द गेयरिंग द ड्रॉप द कंपनीज क्रेडिट रेटिंग। कंपनीज क्रेडिट रेटिंग, कंपनी का मतलब ओवरऑल कंपनी, यानी कि पुराना डेट भी और नया डेट भी। प्रोजेक्ट की नहीं बोला, प्रोजेक्ट की नहीं बोला, कंपनी की बोला। बाद में भी ये बोला कि द लाइकलीहुड ऑफ अ ड्रॉप इन क्रेडिट रेटिंग इज 75% विद अ फर्दर 25% चांस दैट द कंपनीज रेटिंग, कंपनीज रेटिंग, कंपनी के लेवल पे रेटिंग गिर रही है, यानी कि ओवरऑल रेटिंग चेंज होगी, यानी कि पुराने और नए डेट दोनों की गियरिंग चेंज होगी। मेरी बात समझ आ रही है? ओवरऑल कंपनी, ओवरऑल कंपनी, और प्लस नहीं होगी। ठीक हो गया जी। अच्छा अब रिवाइज निकालने की कोशिश करते हैं यार थोड़ा सा। अच्छा दो केडी है, KD1 KD2, पहले KD1 निकाल लेते हैं। तो मसला एक और भी है कि वो चांस अलग अलग है ना, 75% 25%। 75% चांस है A+ का,
20 तो दो कॉलम बना लेते हैं यार, ये और से देखेगा अभी नया काम शुरू हो गया, ये हर सवाल में नहीं होता, सीए के स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एसीसीए के लिए भी, और आईसीएमए वालों के लिए तो लाजमी इंपॉर्टेंट है, लाजमी। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं। रेटिंग हमारी क्या है जी? ए प्लस हो जाएगी, खाली ए हो जाएगी, ठीक है। यील्ड का यील्ड रेट क्या है? ये 3 इयर्स की है ना, ध्यान में रहे। यील्ड रेट 3 इयर्स का कितना था? आई थिंक 13.8 था ना, हमने देखा था। हाँ ये रहा, 13.75 भी हो सकता है, मगर 13.8 कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें ऐड कर लेते हैं प्रीमियम। प्रीमियम यही होता है ना, अबव, अबव रिस्क फ्री रेट, अबव द बैंक रेट, अबव द बेस रेट। तो कितना प्रीमियम ऐड होगा भाई? 10 ईयर, 3 इयर्स का लोन है तो 3 इयर्स का प्रीमियम देख लो, 3 इयर्स का मतलब ये रहा। 3 इयर्स में अब 46 एंड 77, 47, दोनों क्यों ऐड करें, बताते हैं दोनों क्यों ऐड करें। प्रोबेबिलिटी लगा लेंगे ना। ठीक है जी, तो कितना हो गया ये? स्प्रेड कह लें, प्रीमियम कह लें, एक ही बात है। 3.26, उसको प्रोबेबिलिटी से एडजस्ट कर लें। 10.695, 3.6425, 14.3। ठीक है जी, KD1 में आ गया। परसेंटेज से एडजस्ट करना जरूरी था, दोनों का असल में मसला ये 75% वाली रेटिंग अलग है, ये रेटिंग अलग है, रेटिंग अलग है तो प्रीमियम अलग है। तो KD1 1 - T जो कि वैक में इस्तेमाल होगा, वो हम लिख लेते हैं 14.34 × 1 - 0.29, 10.2। तो आप वीडियो पॉज करके जरा यार सेकंड वाले का नए डेट का निकालने की कोशिश करो ना, जो दूसरा वाला डेट है उसका ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, शाबाश, शाबाश। अरे शाबाश, ऐसे कैसे होगा? KD2 1 - T निकालना है हमें न्यू डेट का, जो कि 10 ईयर्स का है। उसमें भी दो ही प्रोबेबिलिटी है। वीडियो पॉज नहीं की अभी तक तुम लोगों ने? बुरी बात है जी, बुरी बात है, ट्राई तो करो, देखो यील्ड कब आपके सामने है यार, मैं क्या बोलूँ। मेरा यील्ड कब, चलो पॉज कर लो। 10 ईयर्स वाला टेबल डब्बा इस्तेमाल हो जाएगा, रेटिंग आपके सामने है। अच्छा चलो मैं सॉल्व करा रहा हूँ। 10 ईयर्स में 72 और 109, 72 109, ये वाला डब्बा काम है। वही तरीका, वही फॉर्मेट फॉलो कर लेते हैं। एग्जामिनर ने अलग अलग नहीं किया, KD1 KD2, मगर काम यही किया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो टेंशन नहीं लीजिएगा अगर कोई ICMA का सोल्यूशन देख ले। मुझे ज़्यादा आसान ये लगता है भाई, कोई IFRS तो है नहीं। अच्छा, यील्ड रेट भी चेंज होगा, हाँ ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 10 ईयर्स का ये 13.3 ईयर का, अब 10 ईयर का यील्ड रेट क्या होगा, मैं थोड़ा और इनलार्ज कर लेता हूँ, अब आप मुझे बताओ कि मैंने जितना मैं बड़ा कर सकता था स्क्रीन कर दिया। जी, 10 ईयर्स का मतलब है कि हम यहाँ चलते हैं। सॉरी, टेढ़ा हो रहा है यार, सॉरी, आप लोग मुझे, मैं स्केल नहीं रखा हुआ मैंने, आप लोग स्केल लेके जाना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि ये 14.5 के आसपास जा रहा है। क्या ये 14.5 है या 14.4 है? 14.5 तो नहीं बन रहा, थोड़ा कम है 40। मैं क्या करूँ, 14.4 ले लेता हूँ, ठीक है ना, 14.5 नहीं, 14.5 से कम है, 14 और 14.4 ले लेता है। 10 ईयर का यील्ड का देखें, बाद मेरी समझ आ रही है, यील्ड रेट चेंज है ना इस बार यार, वो डेट का वो भी चेंज है ना, 10 ईयर्स का न्यू डेट है। यील्ड रेट इस कितना आया था, 14.4 सॉरी। प्रीमियम, प्रीमियम ए प्लस का अलग है और ए का अलग है। ए प्लस का प्रीमियम ये रहा, 0.72 और 109, 0.72 लिखेंगे ना, तो परसेंटेज में चले, मतलब होल नंबर्स में चले, होल नंबर्स में। टोटल कितना हो गया?
15.02, 15.39, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर लें। चलें जी, गेम खत्म होगी। दूसरा केडी भी ऑलमोस्ट 11.265, 3.847। और KD2 टोटल कर लेते हैं अगर हम दोनों को ऐड कर लें, 3.1। और KD2 1 - T, 1 - x रेट 10.7। ठीक है जी, चलें, क्या क्या मिल गया? 10.2 और 10.7, सही है ना? 10.2 और 10.7 क्या क्या मिल गया, लिखते जाते हैं। अब एक चीज रह गई, सवाल खत्म के। अरे तो बहुत छोटा सा रह गया सवाल ये। अब अपने को सारी के ही निकालने का है, गेम खत्म, के ही में काम होने का है। सही है, लगाएंगे, काम करते हैं, मगर कहने का मतलब है के ही आ गया तो गेम खत्म। के ही के लिए CAPM नहीं है फॉलो करना, हो सकता, डेटा नहीं है। के ही के लिए वो भी नहीं है, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल भी पॉसिबल नहीं है। अब क्या करें भाई? अरे बाबा, क्या करें, हम क्या करें, ये तो बता दो। अब इसका कोई हल भी तो दे दो हमने। तो भाई फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना यार, ये वाला फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला लगाने का टाइम आ गया। तो पहले हम, हमारे पास के ही ऑलरेडी है, एक के ही हमने ऑलरेडी निकाला है, जो एग्जिस्टिंग के ही हमने निकाला है 17.8। आपको क्या लगता है, ये गेयर्ड है या अनगेयर्ड है? ये के यू है या के जी है? के ई कौन सा वाला है? गेयर्ड अनगेयर्ड? ऑब्वियसली ऑब्वियसली, डेट है, जीरो थोड़ी है, डेट तो है ना, डी तो कुछ ना कुछ देखा है ना। तो ये है के ई ऑफ गियर्ड, गियर्ड के ये, गियर्ड के ये। तो इसको जरा प्लग इन करते हो भाई। 17.28 एग्जिस्टिंग हमारे पास के ई जो है वो है 17.28, जो के गियर्ड है। तो हमें अनगियर्ड के ही निकालना है पहले, और उस अनगियर्ड के ही निकाल के फिर हम रीगियर करेंगे नई गियरिंग से। बीटा नहीं है, मार्केट रेट नहीं है, बीटा नहीं निकल सकता, मार्केट रेट गिवन नहीं है, मैं CAPM से नहीं जा सकता, फंस जाऊंगा। हाँ, एक और तरीका मैथमेटिकली मेरे ध्यान में आया कि मैं रिस्क मार्केट रेट को कोई भी XYZ 20% लेके सवाल को आगे निकाल दूं, मगर वो तरीका अच्छा नहीं है कि पहले मैं मार्केट रेट 20 ले लूं, रिस्क फ्री रेट कहीं से उठा लूं और बीटा निकाल लूं, और फिर वो बीटा को अनगियर रीगियर कर दूं। ऐसा हो सकता है, मगर बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। तो इससे बेहतर है कि MM का ही फॉर्मूला अनगियर रीगियर का यूज कर लीजिए। वैसे भी ये आपको यूज करना पेपर में आना चाहिए, आना चाहिए। यही ऑफ गियर्ड है यार, लेफ्ट पे क्या हो गया? यही ऑफ अनगियर्ड, KU - KD टू 1 - T। MM विद टैक्स होगा, टैक्स है। 17.28 इधर आ गया। KU ऑफ अनगियर्ड नहीं पता, डी हमारा था उस वक्त 0.25, उस वक्त E5 तक। KU हमें नहीं पता, KD उस वक्त कितना था, पहले कितना था, एग्जिस्टिंग कितना था? KD 1 - T नहीं, खाली KD 14.2। KD 1 - T नहीं लेना, फॉर्मूले में गड़बड़ हो जाएगी। फॉर्मूले में KD आता है, KD 1 - T नहीं आता। 14.22। ठीक है जी, चलें जी, सॉल्व कर लें, जल्दी जल्दी सॉल्व करें। अच्छा, 17.28, हाँ। के यू को एक्स ले लेते हैं। 0.8875, 14.22 है ना यार। एक्स प्लस 12.62।
चलें जी, गेम खत्म करें। 15.84। ठीक है जी, चेक कर लें वर्किंग सही हो रही है। ये 0.0355 है भाई, क्या हो गया? 0.0355 इंटू 14.22। 0.50481। चलें जी, सॉल्व कर लें, क्या आ रही है? डिवाइड बाई 1.0355। 16.12%। चेक। ठीक है जी, 17.18% आ रहा है हमारे पास। के ई ऑफ अनगेट। ठीक है जी, अब इसको गेयर कर लेते हैं। कैसे करेंगे गेयर? अब गेयर करते हुए ख्याल करना होगा थोड़ा सा, यहाँ पे एक चीज रखी है छोटी सी छोटी सी। इस पे मैं बात कर लेता हूँ। वापस फॉर्मूला लगेगा। रीगियर होगा यूजिंग रिवाइज फिगर। आप बोलोगे सर वो रीगियर के लिए वो क्यों नहीं यूज किया, एसिड बीटा वाला? तो भाई इक्विटी बीटा ही गिवन नहीं है। इक्विटी बीटा निकाल लेते सर, के ही निकला था तो निकाल लेते। मार्केट रेट नहीं पता भाई। रिस्की रेट भी फिर कौन सा यील्ड कर्व वाला लें, 3 ईयर वाला लें, 10 ईयर वाला लें, कौन सा लें? इतने सारे प्रॉब्लम्स की वजह से फिर वो नहीं कर सकते। रीगियर यूजिंग रिवाइज्ड गियरिंग, रिवाइज सेट इक्विटी। फॉर्मूला है के ई ऑफ यू इज इक्वल टू के ई, सॉरी, के ई ऑफ जी इज इक्वल टू के ई ऑफ यू प्लस डी अपॉन ई इंटू के ई यू माइनस के डी माइनस डी। के ई ऑफ गेट जो है वो हमारे पास नहीं है। के ई ऑफ अनगेट हमारे पास मौजूद है 17.18। डेट हमारे पास हो गया 0.75। अच्छा, अब यहाँ पे मसला ये था कि दो डेट है, D1 D2 कर लें। यहाँ पे मसला ये D1 D2 का सीन नहीं है ना। ये कुछ स्टूडेंट मुझसे ओरली पूछते थे सीए के, तो उनको आज एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है इस चीज़ को एड्रेस करने की, कि आज देखें हमारे पास D1 D2, तो वहाँ बैक में तो D1 D2 है। दिखा देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये रहा D1 D2, कहाँ ये रहा? मगर मसला ये इस फॉर्मूले में D1 D2 नहीं है। किस फॉर्मूले में? इस फॉर्मूले में एक ही डी है। इसमें जो डी आएगा वो दोनों ऐड करके आएगा, D1 + D2। क्योंकि डी एक है ना यानी यहाँ पे फॉर्मूले में। अब आप बोलो तीन डी होंगे तो कोई बात नहीं, D1 D2 D3 हो जाएगा। तो इस बार जो डी होगा वो हो जाएगा डी हमारे पास 0.25 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 0.75। ई वही है, ई चेंज नहीं होता, आपको पता है ई सेम है। के ई यू 17.18। अब एक और मसला आएगा फिर। चलो, डी तो आपने बता दिया सर, मगर के डी तो दो है ना। के डी तो दो दो है ना, मतलब दो 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 के डी कहाँ है? एक के डी ये रहा 14.34, और एक के डी ये रहा 15.11। वन वन एस टी की बात नहीं कर रहा, वन वन एस टी बाद में करना है। ये वन वन एस टी था, ये वाला नहीं है। तो अब के डी कौन सा यूज करूँ, 14.34 या 15.11? आप बताएं कौन सा ज्यादा जेन्युइन है, कौन सा ज्यादा रिलायबल है, कौन सा ज्यादा यूजफुल है? जवाब दें, जवाब दें। 14.34 या 15.11? 14.34 या 15.11? अब दोनों में से किसी किसी कोई भी यूज नहीं होगा। हम क्या करेंगे, एक नई चीज निकालेंगे जिसे हम कहते हैं वेटेड के डी। वेटेड के डी कैसे निकालेंगे कि जो 14.34 है इसका जो वजन है ये 0.25 मिलियन को रिप्रेजेंट करता है, और जो 15.11 है ये पॉइंट, नहीं, 14.34 पॉइंट, नहीं, हाँ, 0.25 मिलियन को रिप्रेजेंट करता है, और ये 0.5 मिलियन को रिप्रेजेंट करता है। या तो ये कर ले 0.25 डिवाइड बाई 0.75 एंड 0.5 डिवाइड बाई 0.7, ऐसे कर लें। तो हमारे पास वेटेड के लिए प्रोबेबिलिटी से नहीं मल्टीप्लाई कर रहा है यार। प्रोबेबिलिटी से तो वो थी ना, वो तो अलग था, वो तो रिस्क रेटिंग थी। 0.25 मिलियन डेट है यहाँ पे, और यहाँ पे 0.5 बिलियन डेट है, बिलियन सॉरी, 500 मिलियन। वेटेड के डी आपके पास कितना हो गया, जरा निकालें। 25, ये आ गया जी 14.85। बस ये एक टेक्निकल पॉइंट था मेरे हिसाब से, क्योंकि के डी दो हम लेके चल रहे थे, यहाँ पे आपको के डी एक लेना होगा। 14.85।
यहाँ पे कितना था 17.1। ये बात है। देख लें कि गेट क्या आ रहा है, जल्दी जल्दी इसको फाइनल कर लेते हैं। 0.75 × 5 × 17। चलें जी, ये आ गया 17.43। अब मेरे ख्याल से हम बहुत करीब आ गए। 17.4 कर लेते हैं। वैक निकालने के सब कुछ आ गया है। अब ये 17.4 ही हम यहाँ पे प्लग इन कर लेते हैं। वैक आ जाएगा के ई इंटू ई, के ई इंटू ई प्लस के डी वन, 1 - टी इंटू डी वन प्लस के डी टू 1 - टी। क्या करें, यहाँ पे लिख लेते हैं। ये ऐसे रहेगा के ई इंटू ई, के डी 1 - टी इंटू डी वन, के डी टू 1 - टी इंटू डी अपॉन ई प्लस डी वन प्लस डी। ठीक है जी, तो अब उसको सॉल्व कर लें। दिखा देता हूँ वर्किंग करके तो 10.2 इंटू 0.25, 10.7 इंटू 0.5। आपके आईसीएम के एग्जामिनर ने ऐसे नहीं किया था। उसने जो है वो D1 D2 को मिला के किया है शुरू से। मुझे लग रहा है थोड़ा सा पेपर में टैकल करने में, स्पेशली यील्ड कर्व लगाने में प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैंने उसको अलग अलग किया। चलिए जी, रिवाइज बैक निकाल लेते हैं। 17.4 इंटू 5 प्लस 10.2 इंटू 0.25 प्लस 10.7 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 16.6%। ठीक है जी, क्लियर है। कोई बात है, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं मेरे नंबर। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सवाल कंप्लीट हुआ जाता है। वैक हमारा आगे 16.6%। यदि कोई सवाल है तो कंफ्यूजन है, आपके पास नंबर होगा नहीं है तो नंबर नोट कर लीजिए। और यार एक गुजारिश है कि अगर आपको ये तरीका समझ आया है, ये वीडियो अच्छी लगी है, ये सोल्यूशन अच्छा लगा है, ये नॉन एड वीडियो है, इसमें कोई ऐड नहीं आएगा, मोनेटाइजेशन बनने भी नहीं करता। और आप ये और स्टूडेंट से भी शेयर कर सकते हैं, हो सकता है उनको इस क्वेश्चन में आसानी हो जाए। ठीक है जी। अच्छा, अब इसका 1 मिनट बी पार्ट भी देख लेते हैं। बी पार्ट में कह रहा है आउटलाइन द ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग दैट आर पर्टिकुलरली अवेलेबल फॉर एक्सपेंशन प्लान। अच्छा देखिए, एक तो इसने बॉन्ड इशू किया मार्केट में, वो कह रहा है यार आप ऑल्टरनेट सोर्स फाइनेंस बता दो, एडवांटेज डिसएडवांटेज बता दो। ठीक है ना। तो इसमें देखें, एक तो ये होता है कि हम ये भी कर सकते हैं कि हम राइट इशू करें। तो राइट इशू में इक्विटी होता है, फायदा ये होता है कि शेयर होल्डर का वो जो है ना, सॉरी क्या कहते हैं, फायदा ये होता है गेयरिंग कम हो जाती है, शेयर होल्डर का फाइनेंशियल रिस्क कम हो जाता है। मगर इसका नुकसान ये है कि जो इक्विटी होती है ना वो एक्सपेंसिव होती है, एक्सपेंसिव समझ कि ज़्यादा उसको देना पड़ता है। केई का रेट आपने देखा ज़्यादा ही होता है बैक के सवालों में। क्या ख्याल है। और इसके अलावा ये होता है कि इसकी इशू कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। और इसमें ये होता है कि डिप्लीशन ऑफ कंट्रोल भी हो जाता है। ठीक है ना, कि वो फिर नए लोग, अच्छा डिप्लीशन ऑफ कंट्रोल राइट शेयर में नहीं होता। अगर वो राइट एक्सरसाइज नहीं करेंगे, डिप्लीशन ऑफ कंट्रोल इफ राइट नॉट एक्सरसाइज, इफ राइट इज सोल्ड। ठीक है ना, तो फिर थोड़ा सा मसला आता है। और फायदा मैंने आपको बता दिया कि जी गेयरिंग कम हो जाती है। मगर जो ज़्यादा अच्छा वो सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है वो डेट माना जाता है। सूद, वैसे तो होता है सूद हराम है, मैं इस पर बात भी कर चुका हूँ। मगर सिर्फ पढ़ने की हद तक बात हो रही है कि वो लेस एक्सपेंसिव होता है। हमने खुद भी बचना है, दूसरों को भी बचाना है, मगर सिर्फ पेपर पास करने के एंगल से बात कर रहे हैं। लेस एक्सपेंसिव होता है, इस पर टैक्स शील्ड मिल जाती है, टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। अच्छा, इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो कि लोन आप ले लो डिफरेंट करेंसी में और फिर यहाँ पे हेजिंग करा लो। यानी कि एक तरह आप लोन ले लो डिफरेंट करेंसी में और फिर एक 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 कॉम्बो बना लो प्लस करेंसी है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप लोन दूसरी करेंसी में लोगे, आपको जो रीपेमेंट करनी है वो दूसरी करेंसी में करनी है, तो उसकी हेजिंग करा लो। इंटरेस्ट है वो भी दूसरी करेंसी पे करो, उसकी भी हेजिंग करा लो। इसमें एक फायदा ही हो जाता है, पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है और आपको पता है वो यूएस में इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, ब्राज़ील में और कम है, जापान में और कम है, कुछ जगहों में नेगेटिव हो जाता है। तो आप अपने जापान से क्या किया, लोन ले लिया और पाकिस्तान में येन को वो करा लिया, क्या कहते हैं उसे, हेज करा लिया। ये भी बुरी टेक्निक नहीं, ये भी बुरी टेक्निक नहीं, क्या ख्याल है। सही है ना। तो इस तरह की चीज़ें भी जो है वो की जा सकती हैं, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है।
मतलब नथिंग रॉन्ग इन दिस, ठीक है, मगर ये ख्याल रखना पड़ता है कि आपको एक कॉस्ट एक्स्ट्रा पड़ जाएगी। एक तरफ तो इंटरेस्ट सस्ता मिलेगा, सस्ता होगा लोन, यानी कि इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा, मगर दूसरी तरफ नुकसान मैंने आपको क्या बताया कि आपको फिर वो हेजिंग करनी पड़ जाएगी, करेंसी की, करेंसी हेजिंग करनी पड़ जाएगी, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं जो क्या कहते हैं आपको एक्सप्लेन करनी चाहिए। 10 मार्क्स का सवाल है, थोड़ा सा आपको डिटेल में लिखना होगा, ये नहीं होगा कि आप बस एक एक लाइन में लिख देंगे। तो मेरे पास टाइम कम है, मुझे ऑलरेडी इस सवाल पे काफ़ी टाइम लग गया है, तो मैंने फिर इसको जो है ना वो कर दिया है। अच्छा, इनका आंसर भी मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, यहाँ पे जो क्या कहते हैं ICMA का आंसर है, इसको भी एक नज़र आप देख लें, तो ये होगा कि इससे आपको आसानी हो जाएगी कि भाई जो है क्या बातें हो रही हैं, ठीक है जी। मगर आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं, गेयरिंग से बात करनी है आपने, सोर्स ऑफ फाइनेंस से बात करनी है, ठीक है, कौन सा सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, कौन सा महंगा सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, ये सारी बातें करके आगे जाएंगे। ये नहीं कि आप जो है ना क्या कहते हैं अल्लाह भला करे बस छोटा छोटा लिख देंगे और जान छुड़ा देंगे, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, तो देखिए इसमें ये बातें हुई हुई हैं, ठीक है, मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड लेके चलूंगा, बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आपको बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, कॉस्ट भी देखनी पड़ती है, अवेलेबिलिटी भी देखनी पड़ती है, ये नहीं कि बदला अवेलेबल ही नहीं है एक सोर्स ऑफ फाइनेंस, हम उस पर पीछे लग रहे हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है कि आप अगर वैक कम करना चाहते हो तो आप अपनी गियरिंग को बढ़ाओ, क्योंकि उस पर टैक्स शीट मिलती है, ठीक है, टैक्स शीट मिलती है सही, और इतना डिफॉल्ट रिस्क नहीं है शुरू में तो ज़्यादा आपको डिफॉल्ट रिस्क मतलब समझते हैं कि शेयर होल्डर नाराज हो जाएगा कि जी कंपनी के बहुत गियरिंग बढ़ गई है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गियरिंग बढ़ती है तो फिर कंपनी के दिवालिया होने के, बैंकरप्ट होने के चांसेस होते हैं, डिफॉल्ट होने के चांसेस होते हैं, तो ऐसा नहीं है शुरू के उसमें, तो वो रिस्क इतना ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। डेट इज प्रेफर्ड ओवर इक्विटी, इन्होंने शुरू में बात लिखी है, 500 मिलियन अपने निकालने हैं, ठीक है। तो आप जो है ना वो क्या कहते हैं इशू कॉस्ट वगैरह को भी ध्यान में रखिएगा, अंडर राइटिंग फीस को भी ध्यान में रखिएगा, ये सारी बातें इन्होंने कर दी। बाकी इसके अलावा ये भी कर सकते हैं कि आप जो है ना क्या कहते हैं एक तरफ लोन ले लें दूसरी करेंसी में, ठीक है, टर्की में लोन ले लें, ठीक है, और फिर उसके बाद ये करें कि फिर आपको हेजिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि जैसे टर्की दूसरा कंट्री है, तो फिर आपको अपना रिड्यूस करना पड़ेगा फॉरेन एक्सचेंज रेट, उसमें फिर आपको ये करना पड़ेगा कि जो है वो अच्छा नहीं सॉरी, इसमें ये फ़ायदा है कि आपने टर्की में ही लोन ले लिया, तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी कि हाँ यार ठीक है, वहीं के वहीं जो है ना सारी चीज़ें होंगी। पाकिस्तान में लोन लेंगे तो और टर्की में पे करेंगे तो फिर आपको फॉरेक्स की मतलब हेजिंग भी करनी पड़ेगी, करेंसी की भी हेजिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि अगर आपने पाकिस्तान में फाइनेंस रेस किया है, ठीक है, तो फिर आपको करेंसी रिस्क को भी इंकॉर्पोरेट करना पड़ेगा 10 साल के लिए, 10 साल के लिए, क्योंकि जैसे तो लोन जो है 10 साल का है ना, तो 10 साल तक इंटरेस्ट जाएगा। मगर अगर आप टर्की में लोन ले लेते हो, ठीक है ना, अगर हम टर्की में लोन मिल जाता है तो क्योंकि वहीं बिजनेस है, वहीं पे सारा आप कमा रहे हैं, वहीं से सेल्स हो रही है, तो आपको फिर ये आप अवॉइड कर जाएंगे करेंसी रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए। तो ऑल्टरनेटिव में आपके पास क्या आ गया कि पाकिस्तान मार्केट से लोन ले लें जो कि लिया हुआ है, मगर ऑल्टरनेट में ये आता है कि आप टर्की से लोन ले लें, एक ये ऑल्टरनेट, इसमें आपको करेंसी हेजिंग जो है वो नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा ये है कि आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो है वो सेल और लीज बैक करा लें, सेल और लीज बैक के थ्रू भी कर सकते हैं। सेल और लीज बैक समझते हैं कि वो जो एसेट है वो बेच के उसके अगेंस्ट आपके पैसे आ जाएंगे और फिर वो लीज हो जाएगा, वही हो जाएगा। तो इफेक्टिवली देखा जाए तो लीज एंड लीज बैक में ये होता है कि एसेट आपके पास ही रहता है और आपको पैसे मिल जाते हैं, समझो इतना से लोन मिल जाता है उस एसेट के अगेंस्ट, इतना से ये समझ लो आप, ठीक है। और इसके अलावा राइट इशू भी कर सकते हैं, मगर राइट इशू के मसले मैंने आपको बता दिए हैं, सही है। और डिविडेंड रोक के भी कर सकते हैं, मगर डिविडेंड रोक के देना तो आपको पता है सिग्नलिंग इफेक्ट, डिविडेंड थ्योरी में मैं पहले बात कर चुका हूँ पिछले किसी उसमें केस स्टडी में, अपने इसी सीरीज में मैं ख्याल से पिछली अटैम्प्ट के केस स्टडी में बात की थी। तो डिविडेंड रोकना तो अच्छी बात नहीं है, मगर डिविडेंड रोक के भी बहरहाल एक कैश जनरेट हो जाएगा, उसको भी हम कर सकते हैं, ठीक है जी। तो क्लियर हुई बात, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा अगर आपको फ़ायदा हो, ठीक है, अल्लाह सबको कामयाब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।